गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की। यानी 6 सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बेनिफिशियल इंसेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। यानी जो लाभकारी, ठीक है ना, हार्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी औद्यानिक फसलों के प्रमुख लाभदायक कीट, ठीक है, और उनका क्या प्रबंधन है, इसके अंतर्गत हम ये अध्ययन जो है वो करेंगे। यानी जितने भी लाभदायक कीट हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनका क्या महत्व है, कौन कौन से उनकी प्रमुख जातियां हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनका हम आर्थिक रूप से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से वो हमें इकोनॉमिकली रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इन सभी का कैसे हम जो है वो जो कौन कौन से उद्योग हैं जो उन कीटों के द्वारा संचालित होते हैं, इन सभी का जो है वो हम अध्ययन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कीट जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो जो है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, कुछ कीट ऐसे हो, ज़्यादातर कीट तो हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं हमारी फसल के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, हमारे लिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से महत्वकारी होते हैं, महत्वपूर्ण इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सिल्कवॉर्म यानी रेशम कीट हो गया, ठीक है, आपका हनी भी हो गया, ठीक है, मधुमक्खी कीट हो गया जिससे मधुमक्खी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जैसे आपका लाख कीट हो गया, ठीक है, कुछ प्रेडिएटर इंसेक्ट हो गए, पैरासाइट्स इंसेक्ट हो गए। तो कई प्रकार के ऐसे कीटों की श्रेणियाँ होती हैं जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि के महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, कीटों का काफ़ी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें कीटों से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं, और कीट के द्वारा ही कई परागण की क्रिया भी होती है। ठीक है ना, तो परागण यानी पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, लगभग 80% जो पॉलिनेशन होता है आपकी फसल में वो कीटों के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगर परागण की क्रिया फसल में ना हो, सब्जियों में ना हो, या फिर आपके फलों में ना हो, किसी भी फसल परागण की क्रिया से ही जो है वो उसकी फ्रूटिंग होती है। ठीक है ना, तो जो फलन की क्रिया होती है वो परागण के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो परागण का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो परागण की क्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है कीटों का। ठीक है ना, इसलिए कई सारे महत्वपूर्ण कीट हैं जो हमारे लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायक है। उनका हम अध्ययन बेनिफिशियल इंसेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में करेंगे। आइए कौन कौन से बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, तो उसके हम जो है वो एक शेड्यूल से उनका अध्ययन हम जो है वो करते हैं। आज जो मैं कीट का आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ वो है रेशम कीट, यानी इसको हम सिल्क मॉथ कहते हैं। ठीक है ना, रेशम कीट या सिल्क मॉथ इसको बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो, इसकी कई अलग अलग स्पीसीज होती हैं। वैसे तो एक कॉमन स्पीसीज है इसकी बॉम्बिक्स मोराई, लेकिन अन्य कई प्रकार की इसकी स्पीसीज हैं, कई प्रकार के जो है इसकी जातियां हैं, जिसका अध्ययन हम जो है वो डिटेल से जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। रेशम कीट क्या होता है, तो रेशम कीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है ना, बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, इसका जो बॉम्बिक्स है वो है जीनस, और जो मोराई है वो क्या है, स्पीसीज। ये क्या है आपका जीनस है, ये क्या है इसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो जीनस और स्पीसीज जो है वो दोनों मिलाकर इसका साइंटिफिक नेम जो है वो बनता है। इसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है यानी जो इसका गढ़ होता है वो होता है लेपिडोप्टेरा, और फैमिली जो होती है बॉम्बिसिडी होती है। फैमिली क्या होती है, बॉम्बिसिडी। और हम इसको देखेंगे तो इस प्रकार का ये जो है वो दिखाई देता है। ये जो होता है वो क्या होता है, लार्वी अवस्था होती, क्या होती है, लार्वी स्टेज। ये क्या है, इसकी लार्वी स्टेज होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है वो पत्तियों को खाती है, दिखाई देती है। ठीक है, इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी पूर्ण जीवन चक्र होता है। ठीक है ना, पूर्ण जीवन चक्र किसको कहते हैं, जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, तो वो पूर्ण जीवन चक्र होता है जिसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। तो वो क्या होता है, अपूर्ण जीवन चक्र यानी इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है,
तो मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से हम इसको जो है वो साइंटिफिक रूप से क्लासीफाई किए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली बॉम्बिसिडी होती है, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे बात करूँगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है ना। और रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो रेशम उद्योग के विषय में सर्वप्रथम जो है वो चीन को मालूम था, ठीक है ना। तो रेशम कीट कहाँ पाया जाता है? रेशम कीट सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया था? तो चाइना यानी चीन में खोजा गया था, ठीक है ना। तो रेशम के बारे में सबसे पहले किसको पता था? चीन को ही पता था। अन्य देशों को कोई जानकारी जो है वो नहीं है। इसी प्रकार से जो है वो कुछ लोग तो जो है वो इसकी उत्पत्ति रेशम की इंडिया में मानते हैं, लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने के कारण इसकी उत्पत्ति हम कहाँ मानते हैं? चाइना में मानते हैं, ठीक है ना। चाइना में इसके साक्ष्य मिले थे लगभग 27 ईसा पूर्व। तो इसीलिए हम इसका जो है वो जो इसका जो है मेन प्लेस मानते हैं, जो इसका जन्म स्थान मानते हैं, बर्थ प्लेस मानते हैं रेशम कीट का, वो मिलते हैं चाइना में, ठीक है ना। तो रेशम उद्योग सबसे पहले कहाँ आया था? चीन में। इसके बाद आजकल यह उद्योग एशिया, ठीक है, यूरोप तथा अमेरिका आदि में सभी जगह पाया जाता है। तो ये जो है वो एशिया, यूरोप और जो भी महाद्वीप है वहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो इन सारे कंट्रीज़ में जो है वो इसका जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप जो है वो हुई है, ठीक है ना। तो आज जो है वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा कई सारे देश हैं, महाद्वीप है, जहाँ पर कॉमन रूप से जो है वो रेशम कीट पालन जो है वो किया जा रहा है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम कीट होता है। रेशम एक प्रकार के कीट से उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे हम रेशम कीट कहते हैं, इंग्लिश में सिल्क वर्म कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है ना। आप जान गए होंगे। अब मैं आगे बात करूंगा कि आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो एक प्रकार से बात करें तो रेशम का आर्थिक महत्व काफ़ी, रेशम कीट का आर्थिक महत्व जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेशम कीट से क्या बनता है? वस्त्र बनते हैं। तमाम प्रकार के रेशमी जो वस्त्र होते हैं जो हम लोग जो है वो पहनते हैं, तो रेशम कीट से क्या बनता है? रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। और इसका उपयोग जो है वो कई प्रकार के, जैसे आपके वायुयान की जो छतरियाँ होती हैं उसको भी बनाने में रेशम कीट का ही प्रयोग, रेशम वस्त्र का ही प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो कई चीज़ों में रेशम का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है। आइए जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व क्या है कि इसका रेशम जो है वो कपड़े बनाना, रेशमी कपड़े बनाना। तो मधुमक्खी के पश्चात रेशम कीट दूसरा ऐसा लाभदायक कीट है जिसे मनुष्य में काफ़ी लाभ होता है। मधुमक्खी के यदि खाद्य पदार्थ मिलता है तो रेशम कीट से क्या मिलता है? वस्त्र मिलता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी जो होती है इसको हम हनी भी कहते हैं। तो हनी भी से भी हमको क्या मिलता है? शहद प्राप्त होता है, ठीक है, हनी प्राप्त होता है। तो वो भी हमारे लिए खाद्य पदार्थ के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खी यानी मधु यानी शहद में कई प्रकार के जो है वो विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और कई प्रकार की जो है एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं, औषधीय गुण उसके होते हैं, मेडिसिनल कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो मधु का यानी शहद का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में, ठीक है। तो उसी प्रकार से वस्त्र के रूप में भी रेशम कीट का, रेशमी वस्त्र का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। तो हमारी दो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, एक तो भोजन और दूसरा वस्त्र, ठीक है, ठीक है। तो पहला तो भोजन की आवश्यकता मधुमक्खी से प्राप्त होती है, लेकिन वस्त्र की आवश्यकता रेशम कीट से भी प्राप्त होती है। तो दूसरा जो है वो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में आर्थिक रूप से, ठीक है। इसके बाद रेशम क्या होता है? सिल्क क्या होता है, ठीक है ना, सिल्क, ठीक है।
सिल्क क्या होता है, तो रेशम कीट की सूढ़ियाँ जब पूर्ण रूप से बढ़ जाती हैं तो अपने शरीर के चारों ओर जो है वो रेशमी कोया कोकून बनाकर कोशावस्था बदलती हैं, जिसे एक प्रकार के धागे बना दिया जाता है। तो सिल्क यानी रेशम, रेशम जो होता है वो एक प्रकार के रेशम कीट से प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या होता है, रेशमी कीट, रेशम का कीट या सिल्क मॉथ या बॉम्बिक्स मोराई उसे बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या करता है कि इसके कीटों की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें पूर्ण जीवन चक्र होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है। तो जब ये कीट जो है वो इसके लार्वी अवस्था में पहुंचता है, ठीक है ना, जिसको हम सूढ़ी अवस्था कहते हैं हिंदी में, तो सूढ़ी अवस्था में क्या होता है, लगभग 5वें स्टार में जब ये पहुंचता है तो इसके सिल्क ग्लैंड्स होती हैं। इसके शरीर में क्या होती हैं, इसके मुख में, माउथ में सिल्क ग्लैंड होती हैं, रेशम ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या करता है, एक प्रकार के प्यूपेशन यानी कोन का निर्माण, कोकून का निर्माण, उसको रेशम जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं उससे क्या होता है, एक प्रकार के धागा को सेक्रेट करता है और उसी जाल को बुन करके अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लेता है। वही जो जाल बुना होता है, जो धागा अपने शरीर को ढका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। और वही कोकून जो होता है वो कच्चा रेशम होता है। फिर उसे हम जो है वो तमाम प्रकार की बाइलिंग की प्रक्रिया होती है, उसे उबालते हैं, ठीक है, गर्म पानी में, फिर उसको डेढ़ होती है, फिर उसी को हम रील के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसी से धागा जो है वो बना दिया जाता है और धागे से जो है वो वस्त्र का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो उसके बाद यही जो कोकून होते हैं, ठीक है ना, कोकून क्या होता है, कोकून जो है वो किससे तैयार किया जाता है, वो किससे होता है, सिल्क से। सिल्क जो है इसे क्या बोलते हैं, सिल्क ग्लैंड से। किससे बनता है कोकून, सिल्क ग्लैंड से जो है वो बनता है। कोशावस्था, कोशावस्था क्या बोलते हैं, प्यूपेशन, प्यूपेशन, ठीक है ना, प्यूपेशन इज नोन एज प्यूपेशन इज नोन एज प्यूपा, यानी प्यूपेशन यानी कोशावस्था जो होती है वो कीटों की चौथी अवस्था होती है। और कीट क्या करता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं करता है, अपने आप को एक धागे से ढक लेता है, एक जाल नुमा आकृति से ढक लेता है। ठीक है, जैसे आपकी मकड़ी होती है, मकड़ी क्या बुनती है, जाला बनाती है, ठीक है ना। तो कैसे जाला बनाती है, मकड़ी में एक प्रकार का जो है वो प्रोटीन होता है और एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिससे वो जाले का निर्माण करती है। उसी प्रकार से कीट जो होता है, रेशम कीट जो होता है, उसके अंदर भी जो है वो एक सिल्क ग्लैंड होती है, रेशम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको सेक्रीट करके एक प्रकार के प्रोटीन से वो एक जाला बुनता है और उसी जाले से अपने शरीर को क्या करता है, ढक लेता है, जिसे हम कोकून कहते हैं और इसे कच्चा रेशम भी कहा जाता है। फिर इसे को पका करके हम पक्का रेशम प्राप्त करते हैं, फिर उसे के ब्रूनिंग करके उसके हम रील बना लेते हैं और उसे धागा का निर्माण होता है, फिर धागा से वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रेशम को मजबूत रेशमी डोरा जो है वो बनाया जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े आदि बुने जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रेशम होता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ सिल्कवार्म बात करेंगे, विभिन्न प्रकार की रेशम कीट की जातियां। तो रेशम कीट की जो है वो अलग अलग प्रकार की जातियां, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज जो है होती हैं। ठीक है ना, कई कुछ स्पीसीज होती हैं जो ज़्यादा लाभकारी होती हैं, कुछ स्पीसीज होती हैं, कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो कम लाभकारी होती हैं। किसी का पीला कलर होता है, किसी का वस्त्र का, किसी का सफ़ेद रंग होता है, किसी का धूसर कलर होता है, ठीक है ना, बादामी रंग होता है या ईंट के आकार का होता है। तो अलग अलग जातियां होती हैं जिसका उत्पादन अलग अलग होता है और रेशम का प्रकार भी अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं। तो शहतूत के रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई के अतिरिक्त और निम्नलिखित रेशम कीट की जातियां हैं, जिनमें कुछ जंगली, कुछ अर्धपालित एवं पालित है। इनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। ठीक है ना, शहतूत का रेशम कीट की बात करें, अब जो बॉम्बिक्स मोराई होता है, ठीक है ना, सबसे उपयोगी जो प्रजाति होती है, जाति होती है रेशम कीट की, वो होती है बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो बॉम्बिक्स मोराई यानी शहतूत का रेशम कीट। शहतूत का साइंटिफिक नाम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। तो शहतूत का रेशम कीट क्यों नाम जुड़ा है, क्योंकि जो बॉम्बिक्स मोराई होता है वो शहतूत की पत्तियों को खा करके अपना जीवन यापन करता है, यानी मुख्य रूप से शहतूत पे पाला जाता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है, इसीलिए इसे शहतूत के रेशम कीट के नाम से या बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं। तो इसकी अन्य स्पीसीज भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला जो होता है वो टसर रेशम। ठीक है ना,
टसर रेशम कीट, जिसे क्या कहते हैं, एंथेरिया पैपिया माइलिटा। क्या क्या इसका साइंटिफिक नेम जो होता है एंथेरिया पैपिया माइलिटा होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, टसर रेशम कीट। इसे हम बोल सकते हैं टसर सिल्कवार्म, सिल्कवार्म क्या कहते हैं, टसर सिल्कवार्म के नाम से जानते हैं। यह जो है बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के जंगलों में पाया जाता है, जो कि साल, बेर, गूलर तथा पाखर आदि की पत्तियां खाता है। ठीक है ना। तो ये बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के जिले के जंगलों में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से साल के, बेर के, गूलर तथा पाखर आदि पेड़ों पे जो है वो इसको पाला जाता है। ठीक है ना। तो इनका होस्ट प्लांट क्या होता है, साल, बेर, गूलर तथा पाखर, ये याद रखने वाली बात है। यह जो है अर्धपालित कीट होता है। इसकी सूढ़ी हल्का भूरा अथवा पीला कोया कोकून बनाती हैं, जो कि वृक्षों पर डंठल द्वारा लटका रहता है। इसका जो पूरा धागा होता है वो अधेड़ करके लपेट दिया जाता है, जिससे अच्छे प्रकार का रेशम जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो कीट होता है अर्धपालित होता है, पालित होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो इसका जो रंग होता है सूढ़ी का वो हल्का भूरा रंग का होता है एवं पीला कोया होता है। ठीक है ना। इनका जो धागे का कलर होता है वो पीले कलर का होता है और ये अर्धपालित होते हैं और मुख्य रूप से जो है वो साल, बेर, गूलर तथा पाखर के पौधे पाए जाते हैं और इनका जो प्राप्ति स्थल होता है वो बंगाल, आसाम तथा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, टसर रेशम इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे। दूसरा क्या है, एरी रेशम। क्या होता है, एरी रेशम कीट क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है फिलोसीमिया रिसनी। क्या होता है, फिलोसीमिया रिसनी। यह मुख्य रूप से आसाम में जंगलों में पाया जाता है, परंतु अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में भी पाया जाता है। इसकी सूढ़ी अरंड, ठीक है ना, अरंड यानी क्या होता है, अरंडी, रिशनिस। ठीक है, रिशनिस कम्युनिस्ट की पत्तियां को खाती है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आसाम, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में जो है पाया जाता है। इसकी जो सूढ़ियाँ होती हैं, जिसकी लार्वी होती है, मुख्य रूप से अरंडी जो होती है, ठीक है ना, अरंडी जो होती है, रिशनिस कम्युनिस्ट होती है, उसकी पत्तियों को जो है वो खाती हैं। इसके अलावा इससे प्राप्त होने वाले जो रेशम होता है वो ईंट जैसे लाल रंग का अथवा सफ़ेद होता है। ठीक है ना। तो जो कलर होता है इसके रेशम का वो ईंट के कलर का होता है, जैसे ईंट का कलर लाल होता है अथवा सफ़ेद भी कुछ कीटों में होता है। तो ठीक है ना। तो लाल एवं सफ़ेद कलर का मुख्य रूप से रेड एंड वाइट कलर का ये जो है इसका तागा जो है वो धागा पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके बारे में ये जानकारी थी। अगला क्या है, इस रेशम में सबसे अधिक कठिनाई यह है कि इसे पूरे धागे के रूप में नहीं अधेड़ा जा सकता, बल्कि यह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकाला जाता है। इसे साफ में काटा जाता है या घटिया किस्म का जो है वो रेशा जो है होता है। ठीक है। इसमें कठिनाई क्या होती है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है। देखिए, रेशा या धागा वही अच्छा होता है जो काफ़ी लंबे भाग में हो। ठीक है। अगर छोटे छोटे भाग में होगा तो उसे वस्त्र बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, सही से वस्त्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक बैड होता है, एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें धागा कई पार्ट वाइज छोटा छोटा होता है, जिससे रीलिंग की क्रिया जो होती है उसको करने में क्या होती है, समस्या आती है और इसमें क्या होता है, घटिया किस्म का जो है वो तागा जो है वो बनाया जाता है। ये इसकी खासियत होती है एरी रेशम की। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है मूंगा रेशम, इसे एंथेरिया एसमिस एच कहते हैं। ठीक है ना, मूंगा रेशम या एंथेरिया एसमिस कहते हैं। यह कीट बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम में पाया जाता है। यह अर्धपालित कीट होता है जिसकी सूढ़ी सिनमोन, मैचलिस आदि पौधों पे जो है वो खाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये प्रकार के सिनमोन, मैचलिस पौधों पे भी पाया जाता है। यह कीट बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा तथा आसाम में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है ना। और इसके बारे में क्या जानकारी है, इसके कोए का जो रंग होता है वो दुधिया अथवा पीले गुलाबी रंग का होता है। इससे निकलने वाले रेशम को मूंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा। ठीक है। तो इससे निकलने वाले रेशम को मूंगा कहते हैं। यह बिहार, आसाम तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रमुख रूप से पाला जाता है। इसका जो कलर होता है धागे का वो मुख्य रूप से जैसे दुधिया रंग का होता है या पीले गुलाबी रंग का जो है वो होता है। चौथा जो होता है वो देव मूंगा कीट, थाइपोपोलियो रेगुलेशा। ठीक है। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हिमालय के तराई क्षेत्रों में मिलता है। इसकी जो सूढ़ी
मैचलिस तथा फाइकस पौधों की पत्तियों को खाती है। यह उत्तर प्रदेश और हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जो प्रमुख रूप से जो इसका होस्ट प्लांट होता है वो मैचलिस और फाइकस पौधों की पत्तियों को खाता है। इससे प्राप्त होने वाला जो धागा होता है काफ़ी मजबूत होता है, खुरदुरा होता है और अधिकतर मछली पकड़ने वाले जो है जाल बनाने के लिए काम में आता है। तो जो थाइरोपोलियोरिली होता है, देव मूंगा कीट होता है, उसका धागा का मुख्य रूप से काफ़ी इसका धागा मजबूत होता है और प्रमुख रूप से मछली पकड़ने वाले जो होते हैं उसका जो जाल बनाया जाता है उसमें प्रमुख रूप से जो है वो इसका उपयोग जो किया जाता है। ठीक है ना। अगला जो है शाहतूत रेशम कीट, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं। इस कीट का शाहतूत रेशम कीट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये शाहतूत के पौधे में पाला जाता है। इसका जो प्रमुख भोजन जो होता है वो शाहतूत की पत्तियां होती हैं। ये कीट शाहतूत की पत्तियों को खाता है और उस पर अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए इसे शाहतूत का रेशम कीट या बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में, यह रेशम का कीट हमारे देश में अधिकतर पाला जाता है। इसकी सूढ़ी शाहतूत की पत्तियां खाती हैं। इसके कोए का रंग सफ़ेद होता है। इससे मिलने वाला रेशम उत्तम किस्म का होता है। ठीक है ना। ये सबसे उत्तम किस्म का जो है रेशम किससे प्राप्त होता है, कभी कभी पूछा जाए तो बॉम्बिक्स मोराई या शाहतूत के रेशम कीट से पाला जाता है। और इसकी यही रेशम कीट हमारे देश में अधिकतर रूप से जो है वो पाला जाता है। इसके कोए का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ये भी खासियत है। इसका जो कलर होता है, इसके कोकून का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है। और उससे जो धागा बनता है वो भी वाइट कलर का होता है, यानी सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है। इसके बाद इसका लाइफ हिस्ट्री क्या है, यानी लाइफ साइकिल भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाइफ साइकिल या फिर लाइफ हिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल की बात करूंगा मैं, तो रेशम का जो कीट होता है एक मौत है जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर जो है वो लंबा तथा पंख विस्तार 40 से 50 सेंटीमीटर। इसका रंग जो है वो पीताभी श्वेत होता है, यानी क्रीमी वाइट कलर का होता है। ठीक है ना। तो इनका जो रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र 4 पार्ट में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। क्या होते हैं? एग, लार्वा, इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरई। ठीक है ना। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एग, एग्स के बाद क्या होते हैं? लार्वी, उसके बाद क्या होते हैं? प्यूपा, उसके बाद क्या होते हैं? एडल्ट, उसके बाद फिर एग होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो बटा होता है। ये ठीक है ना। इनका लाइफ साइकिल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 जनरेशन। ठीक है ना। ठीक है ना। इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है ना। इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? कंप्लीट लाइफ साइकिल या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इनके जीवन चक्र जो होता है, इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, यानी पूर्ण जीवन चक्र जो है वो पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र जो है वो बटा होता है। ये देखिए, मैं फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये जो है इनके क्या होते हैं? ये एडल्ट होते हैं। ठीक है ना। ये जो है होती हैं एग्स होती हैं। एग्स जो है इस प्रकार के होते हैं, पीले एवं सफ़ेद कलर के होते हैं। ये जो होती है अवस्था वो होती है लार्वी अवस्था, यानी आपकी लार्वा अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? सूढ़ी अवस्था भी कहते हैं। ये जो होती है वो प्यूपा अवस्था होती है और ये फिर उससे प्यूपा से क्या निकलते हैं? एडल्ट स्टेज। ठीक है ना। तो इनका जो जीवन चक्र होता है वो 4 भागों में बटा होता है, एग,
एग जो है लार्वा और प्यूपा फिर एडल्ट, ठीक है ना। एडल्ट इस प्रकार के होते हैं और एग लार्वा एग से जो है वो जो है सॉरी आपके जो एडल्ट होते हैं वो एग लेइंग करते हैं। एग जो है वो इस प्रकार के होते हैं। एग जो है वो बिल्कुल गुच्छों के आकार के, गुच्छों में अंडे जो है वो दिए जाते हैं। अंडों का जो रंग होता है वो सफ़ेद पीले कलर का होता है। फिर अंडों से जो है लगभग 1 हफ्ते 7 से 8 दिन बाद लार्वी निकलते हैं। सूढ़ियाँ जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। लगभग 30 सेंटीमीटर इनका लंबाई होता है सूढ़ियों का, और इस प्रकार से ये सूढ़ियाँ होती हैं। इसके बाद इससे क्या होता है, प्यूपा बनता है। लगभग 5 स्टार का जब होता है, 5वें स्टार में प्यूपा का निर्माण होता है। और प्यूपा से ही क्या बनता है, ये प्यूपा का जो ऊपर ये खोल होता है, जो ये कवर देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये कच्चा रेशम होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। इस प्रकार से जो होता है इसे ही कोकून कहते हैं। इसे से ये एक प्रकार के जो है वो ये सिल्क ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है। फिर उसे सिल्क ग्लैंड से जो है वो इसको सेक्रीट करता है। और ये लार्वा अवस्था के बाद कीट इस प्रकार से प्यूपेशन में जाता है और अपने पूरे शरीर के ऊपर जो है वो एक कवर बना लेता है। और यही कवर क्या होता है, यही कवर जो होता है वो सिल्क होता है। क्या होता है, रेशम होता है। फिर इसको हम अलग कर लेते हैं और इसको उबालते हैं पानी में, गर्म पानी में इसको उबाला जाता है, जिससे इसका जो अंदर का कीट होता है वो मर जाता है। और मरने के पश्चात जो ये बचता है इसे हम कोकून कहते हैं या कच्चा रेशम कहते हैं। यही जो है इसी को हम धागे के रूप में बुन लेते हैं और रील के रूप में बना देते हैं, जिसे हम रेशम का धागा कहते हैं, जिससे हम वस्त्र का निर्माण जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र होता है। आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूँ। इसमें नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है, सिर छोटा होता है, एक्स की बात, ठीक है। और काले संयुक्त नेत्र होते हैं, बिपेक्टिनेट एंटिटी पाई जाती है। मुखांग अक्रियाशील होते हैं और प्रौढ़ कुछ खाते नहीं तथा 2 से 7 दिन ही जीवित रहते हैं। वक्ष आगे की ओर पतला और पीछे की ओर जो है चौड़ा होता है। और अगली जोड़ी पंखों पर कुछ मटीले जो है वो रंग भद्दी तिरछी सिराएं होती हैं, जो 8 से 9 खंडों का एक मोटा होता है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो आपके जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, उनका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होता है, ठीक है। मैं आगे बात करूँगा, अंडे की बात करूँगा, एक्स की बात करूँगा, ठीक है। एक्स कैसे होते हैं, तो मादा एक बार में लगभग कितना 300 से 400 अंडे देती है। और अंडे जो होते हैं वो गोलाकार सफ़ेद रंग के होते हैं और ये बाद में पकने के बाद भूरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक अंडा जो होता है चपटा होता है। इनकी प्रतिवर्ष एक ही पीढ़ी पाई जाती है, यानी 1 साल में 1 ईयर में इनकी जो है वो 1 ईयर में कितनी जनरेशन होती है, 1 जनरेशन इन ए ईयर, ठीक है ना। यानी 1 वर्ष में इनकी एक पीढ़ी पाई जाती है, एक जनरेशन होती है। ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं, यूनिवोटाइल रेस कहते हैं, एक भ्रूणी जातियां कहते हैं, जो वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां जो है वो पाई जाती हैं। वर्ष में लगभग 2 से 7 पीढ़ियां जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो यूनिवोटाइल रेस कहते हैं। इसके बाद प्यूपा की लार्वा की बात करें तो लार्वी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस कीट की जो लार्वा अवस्था होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, अंडे से निकलने वाली सूढ़ी लगभग 3 mm लंबी स्लेटी रंग की होती है। इसके मुखांग जो होते हैं वो काटने तथा चबाने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ठीक है ना। जो मुखांग होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होते हैं, काटने तथा चबाने वाले होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, पत्तियों को काटते चबाते हैं, पत्तियों को कई टुकड़ों में बांट देते हैं और बहुत तेजी से खाते हैं पत्तियों को, ठीक है। वक्ष में 3 टांगे, उधर में 5 जोड़ी टांगे, क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 10वें खंड पर स्थित जो है होती हैं। तो जो लेग्स होते हैं, लेग्स जो इनके होते हैं अलग अलग, इनका बॉडी जो होता है वो सेगमेंट पार्ट में कई खंडों में होता है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग लेग्स जो है वो स्थित होते हैं, ठीक है, टांगे स्थित होती हैं। उधर में 8वें खंड पर पृष्ठीय सतह पर एक छोटा श्रृंगी हॉर्नी उपांग होता है, पीछे की ओर मुड़ा होता है। इसे पृष्ठीय शुक्र डॉर्सल स्पाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
सूढ़ी अंडे निकलने के पश्चात शहतूत की पत्तियां खाना जो है वो आरंभ कर देती है और लगभग 4 से 5 दिन के बाद जो है वो शिथिल होकर के प्रथम निर्मोक करती है। ठीक है ना, यानी सूढ़ियाँ क्या करती हैं, तेजी से शहतूत की पत्तियों खाती हैं और 4 से 5 दिनों के बाद पहली मॉल्टिंग करती हैं। मॉल्टिंग क्रिया क्या होती है, मॉल्टिंग क्रिया होती है जब कीट पुराने झिल्ली को, ठीक है, पुरानी प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली को छोड़ता है और नई परत को धारण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। यानी कोई भी कीट जो होता है वो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक कुटिकल, एक परत का छोड़ता है और नई, जैसे आपका सर्प देखे है ना, सांप क्या करता है, एक झिल्ली को छोड़ता है और दूसरी झिल्ली को ग्रहण करता है, उससे क्या होता है, सर्प का विकास होता है, बॉडी बढ़ता है। उसी प्रकार से प्रत्येक कीट जो है वो एक पुरानी कुटकुल को, पुरानी झिल्ली को छोड़ता है, नई झिल्ली को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो एक मोल्टिंग से दूसरे मोल्टिंग का जो बीच का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो प्रथम निर्मोक जो होता है उसे करती है। इस प्रकार इसमें 4 बार त्वचा निर्मोचन होता है, यानी इसमें कितने बार निर्मोचन किया होती है, 4। ठीक है ना, 4 मोल्टिंग, यानी 4 बार जो है वो त्वचा निर्मोचन किया होती है और लगभग 75 mm लंबी जो है वो होती है। इनकी लंबाई जो होती है 75 mm लंबी जो है होती है। इनकी लार ग्रंथियां अत्यधिक विकसित होती हैं, यानी इनकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो पूर्ण रूप से फुल्ली डेवलप होती हैं। इसे क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना, तो जहाँ पर ये लार ग्रंथियों को सक्रिय करती हैं, भोजन में जब लार बनता है तभी भोजन का पाचन होता है। भोजन में टाइलिन, एमाइलेज, पेक्टिलेज, कई प्रकार के ट्रिप्सिन, कई प्रकार के एंजाइम जो है मिलते हैं, वो कहाँ सक्रिय होते हैं, लार से सक्रिय होते हैं, और जब मिलते हैं तभी भोजन का जो है वो पाचन होता है। तो इसमें जो भोजन होता है, जो पत्तियाँ होती हैं, तमाम प्रकार के एंजाइम जब पत्तियों मिलते हैं तब उसका आसानी से पाचन जो है वो हो जाता है। ठीक है, सूढ़ी का जीवन काल जो होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 से 35 दिन का होता है। लेकिन तापमान के अनुसार ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में ये जो अवस्था होती है, जो टाइमिंग होता है, लाइफ साइकिल होती है, ये घट बढ़ जाती है। ठीक है ना, तापमान का भी इनके जीवन पे जो है वो, लाइफ साइकिल पिन पे असर जो है वो पड़ता है। तो जनरली 30 से 35 दिन का इनका लाइफ साइकिल जो है वो होता है। इसके बाद 5वें स्टार की सूढ़ी क्रीम कोश में बदलने से पहले कोकून बनाना शुरू करती है। कोया बाहर से अंदर की ओर बुना जाता है। ठीक है ना, तो जो 5वें स्टार की सूढ़ी होती है, 5 स्टार की जो सूढ़ियाँ होती हैं, वही धागा को बुनना क्या करती हैं, शुरू करती हैं। उनके अंदर 5वें स्टार की जो सूढ़ी होती है उसमें सिल्क ग्लैंड पूरी डेवलप हो जाती है और वही ग्लैंड क्या करती है, धागे को बुनती है और उसी से जो है वो सिल्क का निर्माण, यानी धागे का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अपने वजन की लगभग 30,000 गुना पत्तियों को खा लेती है। ठीक है ना, ये पत्तियों को बहुत ज़्यादा खाती है, पत्तियों को काफ़ी मात्रा में भोजन को ग्रहण करती है, लगभग 30,000 गुना पत्तियों को जो है वो खा लेती है। ठीक है, इसके बाद प्यूपा की बात करें तो प्यूपा, इसका कोया जो होता है वो 38 mm का होता है। कितने mm का होता है, 38 mm का होता है, लंबा होता है तथा 19 mm चौड़ा होता है। अंडाकार सफ़ेद अथवा पीले रंग का होता है। ठीक है ना, इसका जो कोकोया होता है, जिसको हम कोकून कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकून, उसकी लंबाई जो होती है 38 mm की होती है और 19 mm की लगभग होती है, चौड़ा होता है, अंडाकार होता है, सफ़ेद रंग का होता है अथवा पीले रंग का भी होता है। इसके अंदर सूढ़ी कोशावस्था में बदलती है। तो प्यूपावस्था सुषुप्तावस्था होती है, जो कोया होता है उसी से क्या होता है, सिल्क का निर्माण होता है, उसी से रेशम का निर्माण होता है। उसके अंदर कीट होता है जो सुषुप्तावस्था में जो है वो पड़ा होता है और ये अपने शरीर को एक प्रकार के धागे से ढक लेता है, सिल्क से ढक लेता है, जिसे हम कोकून कहते हैं। और इसके बारे में, कोया एक ही धागे का बना होता है और लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति मिनट हिसाब से जो है बुनती हैं। कितने हिसाब बनती हैं, 15 मिनट प्रति धागा जो बनती हैं, ये जो धागा बनाती हैं 15 सेंटीमीटर धागा प्रति मिनट की दर से जो है वो बुनती हैं। और इसी प्रकार 3 से 4 दिनों में लगभग 1000 मीटर धागा जो है वो बुन लेती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लगभग 3 से 4 दिनों में 1000 मीटर जो है वो धागा जो है वो बुन लेती हैं, यानी इनको धागा बनाने की दर काफ़ी तेज होती है। इसके अलावा क्रीम कोश लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और लाल भूरे रंग का जो है होता है।
कोशावस्था जो होती है 10 से 15 दिनों की होती है, ठीक है ना। और इससे एक प्रकार के अल्कलाइन द्रव निकलता है जिससे कोए का अगला भाग गल जाता है और इसमें एक छेद हो जाता है जिससे प्राण क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोकून होता है इसके लगभग 10 से 15 दिनों के बाद एक प्रकार के द्रव का सेक्रेट करता है एडल्ट इंसेक्ट, जिससे वो द्रव से क्या होता है, कोकून का घेरा फट जाता है और उससे एडल्ट इंसेक्ट जो है वो निकल आते हैं। इससे कोए का धागा फट जाता है, अतः कीटों के निकलने के पहले ही कोए को पानी में उबाल दिया जाता है, जो तेज धूप में सुखा लिया जाता है, जिससे प्राण अंदर ही मर जाते हैं। तो ये जो कोया होता है इसी से धागा बनाया जाता है और कोया से कीट निकलने के पहले ही उसको पानी में उबाल दिया जाता है, रीलिंग क्रिया। उसके बाद उससे रीलिंग क्रिया होती है, कीट मर जाता है, फिर उसी से कोया जो होता है, कोकून होता है, उसी को रीलिंग कर दिया जाता है, फिर उसी से क्या होता है, रील बन जाता है, धागा बन जाता है, फिर उसी से क्या बनाता है, वस्त्र बनाया जाता है। इस कोये से रेशमी धागा साफ करके लिया जाता है, ठीक है ना। फिर इसी कोया को साफ किया जाता है, कई प्रकार की प्रक्रिया होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इससे साफ सुथरा करके रीलिंग करके धागा का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है वो जो रेशम कीट के प्रकार थे और जो उसका जीवन इतिहास था वो मैंने आपको आज बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं सेरीकल्चर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसके बारे में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।